गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है। तो पहले बात को समझिए कि एरिया से हम लोग जूनियर क्लास से ही परिचित हैं। एरिया वर्ड से हम सब, ये नहीं कि एरिया हमको अभी से परिचित है। तो यहाँ जो टॉपिक लिए हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो यहाँ पहले जो हम लोग के पास दिया रहता था कि एरिया का मीनिंग और अभी जो हम लोग 12 का जो मीनिंग है वो सेम है, कोई अलग बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो एरिया वहाँ बात किए थे यहाँ भी वही बात किए हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जूनियर क्लास में जो होता था कि एरिया वो फिगर बना हुआ रहता था या उस फिगर के बारे में हम ऑलरेडी जान रहे थे। जैसे कि जूनियर क्लास में एक रेक्टेंगल का हम बात कर रहे हैं, देखिए बढ़िया से। अब आप ये रेक्टेंगल जो दिया हुआ है तो इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी रेक्टेंगल जो है 2 डायमेंशनल है, एक जो है लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। तो ये भी बॉन्डेड पोर्शन है, यानी ये भी एक घेरा हुआ है पार्ट। तो इसका हम लोग एरिया निकालते थे, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो डायमेंशन लेंथ दिया हुआ रहता था और जो ब्रेथ दिया हुआ रहता था उसका वैल्यू पुट कर देते थे, आंसर आ जाता था। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है ये क्लास जूनियर में हम बताएंगे या बताए हुए हैं, आप जूनियर के है ये बात। अभी सिर्फ जो आप जान रहे हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अब दूसरा बात यहाँ से समझिएगा, देखिएगा एरिया का मीनिंग जो होता है इनर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट का हम लोग एरिया मीन्स निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ से समझिए कि एरिया मीन्स हुआ इनर पार्ट हो गया भी। अब सोचिएगा बढ़िया से, यहाँ से सोचिए अब आप सब कि ये कैलकुलस में हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का होता है। ये किसका बात करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो भी ये भी एरिया जो होता है इनर पार्ट का क्या करते हैं हम, सम करते हैं। एरिया मीन्स इनर पार्ट का हम लोग सम करेंगे। तो इंटीग्रेशन का भी मीनिंग किए थे, जो इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे अभी वहाँ भी क्या होता है, सम ही होता है इंटीग्रेशन मीन। तो अब आप देखिए यहाँ से बढ़िया से कि ये जो पोर्शन हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं, चाहे ये एरिया रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, या जो भी पार्ट का अगर हम लोग को एरिया करेंगे, रोम्बस हो, सर्कल हो, ये जो भी होगा, जिसका भी एरिया होगा वो बाउंडेड ही होगा, या ना कि वो ओपन नहीं होगा। जो भी एरिया हम लोग फाइंड करेंगे वो बाउंडेड पोर्शन का ही एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब हमको क्या समझना है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो क्लास 12 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास ये नहीं रहेगा कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, ऐसा नहीं रहेगा। कोई भी एफेक्स दिया हुआ रहेगा, कोई भी एफेक्स देगा, यानी एक जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफेक्स दिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू एफेक्स दिया हुआ है। और आपके पास इसका इंटरवल जो दिया हुआ है एफेक्स का, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये जो y बराबर एफ एक्स है, ये एफ एक्स जो है ये फंक्शन ऑफ x में दिया हुआ है। तो इस फंक्शन का जो भी एफ एक्स होगा उस फंक्शन का आपको ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले
जो बॉन्डेड पोर्शन बनता था वो डिफाइन होता था कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, जो भी दिया हुआ रहता था। यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y में दिया रहेगा, तो उस fx का हमको ग्राफ आना चाहिए। तो अभी हम जो fx दिया हुआ है वो कुछ एनी फंक्शन हो सकता है, तो मान रहे हैं हम कि ये जो fx ये कार्टेशियन, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर होगा, तो 2 डायमेंशनल को हम कार्टेशियन प्लेन पर बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे हम लोग। तो y बराबर जो fx दिया हुआ है आपके पास, ये ऐसा दिया हुआ है मान लेते हैं, हो सकता है यही y बराबर fx का ग्राफ बना। अब कोई पार्टिकुलर fx जब दिया रहेगा, एक पैराबोला, हाइपरबोला या जो भी देगा वो अलग चीज है। अभी यही fx का ग्राफ मेरे पास बनना, अननोन जो fx है। अब x इक्वल टू a दिया हुआ है और x इक्वल टू b, a और b जो है रियल नंबर दिया हुआ है, तो x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट यानी रियल नंबर का जो लाइन होता है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो x इक्वल टू a का लाइन हमने यहां से खींच दिए, ये हो गया x इक्वल टू a का लाइन, और ये है x इक्वल टू b का लाइन। अब आप एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करिए कि y बराबर fx का ग्राफ मैंने बना दिया, यानी यही बॉन्डेड पोर्शन बना, तो इसी का एरिया निकालना है। ये पोर्शन का हमको एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, तो यहां से समझिए, जो जूनियर क्लास में रेक्टेंगल ना देखे यहाँ पर fx दिया हुआ है, तो अब आप समझिए कि ये एरिया इनर पार्ट का ही निकालना है। एरिया का मीनिंग होता है सब का इनर पार्ट का क्या सम करते हैं, सारा इनर पार्ट का ऐड कर देंगे। तो कहां से कहां तक ऐड करेंगे? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक हम ऐड करेंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक का ऐड करेंगे। यानी x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट यहां 0 होगा, ठीक है। तो अब यहां से समझिए, यानी इसका जो हम एरिया बात करेंगे, तो कहां से कहां तक इनिशियल पोजीशन क्या हो रहा है? a हो रहा है, इनिशियल पोजीशन a हो रहा है, और फाइनल पॉइंट कहां तक जा रहे हैं? b हो रहा है। तो एरिया का मीनिंग होता है ऐड करना इनर पार्ट को। तो ये जो fx है इसको हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग भी होता है ऐड करना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं एरिया में इंटीग्रेशन का? क्योंकि लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक हम क्या करें, इस fx को हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है ऐड करना, एडिशन fx का, और एरिया का भी मीनिंग होता है ऐड करना। इसलिए हम लोग अप्लाई जो करते हैं एरिया का विद कैलकुलस के हेल्प से, जब एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ना कि हम डिफरेंशिएशन का करते हैं। समझ में बात आया? तो फर्स्ट जो नेचर हुआ ये वाला बात हो गया। देखिए पहले नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, आप देखिए बढ़िया से कितना अच्छा बात समझ में आया कि इंटीग्रेशन का ही क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एरिया का मीनिंग होता है सम ऑफ इनर पार्ट, और इंटीग्रेशन का भी मीनिंग होता है एडिशन करना, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। ये मेरा पास आ जाएगा। अब इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, देखिए कोई कह रहेगा कि y बराबर जो fx जो दिया हुआ है वो एक ग्राफ दिया हुआ है। फिर मैं ग्राफ, सारा नेचर का ग्राफ आपको हम दिखला देंगे। जैसे x इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्राफ दिया हुआ है, x इक्वल टू
वाई स्क्वायर मेरे पास दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, समझिएगा बात को, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो फर्स्ट जो एपेक्स जो दिया हुआ है यही है आपके पास। तो अब आपको पहले क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ जान लेंगे, जो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहां से हम एक कार्टेशियन प्लेन ऐसे बना रहे हैं, देखिएगा बढ़िया से आप। ये कार्टेशियन प्लेन मेरे पास बन गया। ठीक, अब आप देखिए ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे। ये आपके पास बन गया ग्राफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का पैराबोला कर्व। अब इसका इंटरवल जो दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक। तो अब यहां से जो इंटरवल दिया हुआ है, तो ये एक्स इक्वल टू 1 और ये एक्स इक्वल टू 2 का लाइन, ये एक्स इक्वल टू 1 का लाइन और ये एक्स इक्वल टू 2 का लाइन हो गया। अब यहां से आपको इसका एरिया निकालना है। तो ये भी पोर्शन हो रहा है, ये भी कॉमन, ये भी बॉन्डेड पोर्शन हो रहा है, लेकिन देखना है आपको कि कॉमन पोर्शन कौन सा हो रहा है। तो यहां से देखिए आप, ये पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। बात समझ में आ गया? तो इसका ये मान लेते हैं, पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, ये आपके पास सी और ये मान लेते हैं हम डी पोर्शन। यहां का कोऑर्डिनेट जो होगा 1 0 और यहां जो होगा 2 0 होगा। अब यहां से समझिए, जैसा फिगर ये ऊपर में देख रहे हैं अपवर्ड, वही सेम फिगर नीचे देख रहे हैं हम लोग। तो अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन का एरिया निकलता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं किया है कि कौन सा पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। तो ये ऊपर वाला भी पार्ट हो सकता है और नीचे वाला भी पार्ट होगा, यानी आप ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सिमेट्रिक फिगर है यहाँ से। तो रिक्वायर्ड एरिया जो शेडेड रीजन हो रहा है वो क्या करेंगे हम, यहां से देखिए x में है तो इक्वेशन यहां से देखिएगा, ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। बात समझ में आया? तो यहां रिक्वायर्ड एरिया जो हो गया, रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन 1 से लेकर हम कहां तक ले लेंगे, 2 तक ले लेंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से लेकर यहां तक जो एरिया होगा वही एरिया नीचे पार्ट होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। ठीक, ये जो है लोअर लिमिट हम x का वैल्यू लिए हैं, अपर लिमिट x का वैल्यू लिए हैं। तो जो fx जो दिया हुआ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो नेचर सेम करने के लिए यहां भी एरिया भी जो होगा वो रूट अंडर x का ही निकालेंगे। अब आप जो इंटीग्रेशन का मेथड है उस मेथड से आप सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी अब आपके पास हो गया 2, 1 से लेकर 2 तक हाफ dx। ठीक, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए ये समझ में आया आपको? इसका इंटीग्रेशन जो होगा 2 इंटू x 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 बाई आपके 1 से लेकर 2 तक हो गया। देखिए, यानी इसका जो इंटीग्रेशन मेरे पास बना है ये क्या बन गया, यहां से देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, इस साइड में देख लीजिएगा बढ़िया से। 2 3/2
x⁴/2 बाई 3/2 और लिमिट हो गया 1 से लेकर 2 तक। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, यानी 2, ये हो गया 2/3। अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे 2 3/2 माइनस 1/3/2। देख लीजिए, तो ये जो आया आपके पास, यहाँ से हटा रहे हैं, सबको इरेज कर रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ से, यानी 4/3। अब आप वैल्यू इससे निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3/2, यानी इसको लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिखेंगे यहाँ से देख लीजिए, 3 1 + 1/2, यानी 2, यानी ये हो गया 2√2 माइनस 1। ये जो आया आपके पास, इसी को लास्ट में लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट्स, यानी ये जो पोर्शन फिगर जो बन रहा है उसका एरिया हो गया 4/3 2√2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये पहला कंसेप्ट हमारे पास समझ में आया कि एरिया जो हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि एरिया का जो मीनिंग होता है, एकदम अपने आप में फैमिलियर होकर सोचिए, जो आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं उसी बात को समझिए कि एरिया का जो मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ एरिया सम ऑफ द इंटरनल पार्ट। तो इंटीग्रेशन का भी मीनिंग जो होता है सम, दोनों का ही मीनिंग हो रहा है सम, इसी एरिया में जो हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से समझना है डिफरेंट नेचर का ग्राफ का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से सेकंड बात देखिएगा, यहाँ से अब ये जो ग्राफ का जो नेचर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही नेचर का हो, कुछ अलग नेचर का भी होगा। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से समझिए। अगर ग्राफ ऐसा हो, देखिए यहाँ समझिए, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए आपसे, यानी x = fy बन जाए। x = मैं fy ले रहा हूं, ये जो ग्राफ है x = fy ले लिया, और यहां जो मैंने लिया y = मैं ले रहा हूं c, और y = मैं ले लिया d। तो x = fy का ग्राफ ये बन गया। y = c और d जो है कोई रियल नंबर है, तो y = कोई भी कांस्टेंट जो लाइन होता है उसका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो इस लाइन याद रखिएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं, y = कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, और x = कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा और ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। तो यहां से समझिए बात, यहां से बढ़िया से, कि y = c जो दिया हुआ है तो c का लाइन हम लोग खींच लेंगे। तो यही है आपके पास y = c का लाइन, और ये y = d का लाइन है। इस पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। यही शेडेड पोर्शन हमको, इनर पार्ट यही हो रहा है।
इसी का एरिया निकालना है हमको। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम एरिया? तो इसका एरिया हम लेंगे यहां से, समझिए, C से लेकर D तक। एरिया कहां से कहां तक? तो C से लेकर D तक। अगर आपसे पूछता है कि एरिया कहां से कहां तक, तो C से लेकर D तक, यानी इनिशियल से लेकर फाइनल तक। किसका एरिया? तो इसका एरिया। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट y में लिखे हैं, तो ये जो इक्वेशन जो होगा, इसका जो भी होगा वो y में ही होगा, यानी यही पोर्शन का एरिया निकालना है। बात समझ में आया? ये बात को दिमाग में रखना है। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, इसको पहले बढ़िया से नोट करिए, ये आप अच्छा से एकदम नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया से नोट कीजिए। हो गया? अगर आपके पास, यहां से दे रहे हैं हम, यहां से हटा रहे हैं, देखिए समझिए, अगर आपके पास कोई भी एरिया का बात कर रहा है, कोई भी एफएक्स आपके पास दिया हुआ है, कोई भी एफएक्स आपसे दे दिया आपके पास, तो ये क्या दे रहा है एफएक्स? मान लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास दे दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास दिया है, और लाइन जो दिया हुआ है यहां से समझिएगा, y इक्वल टू मान लेते हैं कि इस बार दिया है 1 और y इक्वल टू यहां दे दिया है 2। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, तो फर्स्ट आपको इसका ग्राफ बनाना होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये देखिए अब अच्छा से, अब तो ये y इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, ये पैराबोला ग्राफ होगा और ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहां से समझिए, y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1 का लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन आपको सिर्फ लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इधर वाला पोर्शन में नहीं लेना है। तो ये जो हुआ y इक्वल टू 1 का लाइन हुआ, और ये जो होगा y इक्वल टू 2 का लाइन हो रहा होगा यहां, यानी हमको जो एरिया निकालना है यहां से लेकर यहां तक होगा। बात समझ में आया? तो रिक्वायर्ड एरिया जो आपके पास हो रहा है, रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन जो हो रहा है मेरे पास, वो कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, यानी x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 0 और y1 ऑन द y एक्सिस पर, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन जो हो रहा है 1 से लेकर 2 तक, किसका एरिया? तो इसका एरिया, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू x में ना देकर y में दिया हुआ है, तो इक्वेशन भी जो यहां लेंगे हम लोग रूट अंडर y dy। अब यहां से जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा आपसे, ये जो वैल्यू आपके पास जो भी बनेगा इंटीग्रेशन करके, यही रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट आएगा। बात समझ में आया? रिक्वायर्ड एरिया जो मेरे पास बनेगा, ये जो आपके पास आएगा। तो आज का जो क्लास मैंने किया, फर्स्ट क्या हुआ कि एरिया जो हम लोग कैलकुलस में यूज कर रहे हैं, क्यों इंटीग्रेशन करते हैं वो मैंने बताया, ये समझ में आया। उसके बाद डिफरेंट नेचर टाइप का आपको ग्राफ आना चाहिए, तभी आपको एफएक्स का जो भी एफएक्स बनेगा उसका ग्राफ का नेचर आना चाहिए, तब आपको एरिया से बनाने में क्वेश्चन आसान होगा। हम अभी सिर्फ ग्राफ में जैसा डिफरेंट नेचर का एफएक्स दिया रहेगा उसी से क्वेश्चन हम करवाएंगे, और जब रिलेशन एंड फंक्शन का बात जहाँ पे हम करेंगे तो वहाँ एफएक्स खींचने के लिए ग्राफ बताएंगे हम। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा एरिया। थैंक यू क्लास।